पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद भारत ने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था, जिसे लेकर कई विपक्षी नेताओं ने यह सवाल उठाया था कि आखिर भारत कब तक पाकिस्तान का पानी रोक कर रखेगा, इतना पानी को कहां ले जाया जाएगा। तो इसका जवाब भारत ने अब संयुक्त राष्ट्र के मंच से दिया है। साथ ही पाकिस्तान को आईना भी दिखाया है। आईना उनको भी दिखाया है जो देश में बैठकर पाकिस्तान की पैरवी करते हैं। क्या कहा भारत ने और क्या है इसके मायने और क्या है इसके आयाम, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी ने टीम इंडिया की तरह काम करने का मंत्र दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाई। जानेंगे इसे भी, आखिर क्या है वजह। इसके अलावा बिहार चुनाव में अब वक्त की राजनीति भी तेज हो गई है। क्या 17% मुसलमानों के साथ वक्त की राजनीति से एनडीए को नुकसान होगा या फिर एनडीए इसका भी कोई नया तोड़ निकाल सकता है? आज के शो में इन्हीं पर बात होगी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर कब तक सिंधु जल संधि को सस्पेंड रखा जाएगा, कब तक पानी को रोक कर रखा जा सकता है, क्या है इसका अस्थायी समाधान। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ में जल संधि को लेकर भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत ने 65 साल पहले सद्भावना पूर्वक सिंधु जल संधि की थी। पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध और हजारों आतंकी हमले करके इसकी भावना का उल्लंघन किया है। अब तक 20,000 से ज्यादा भारतीय मारे गए हैं, जिनमें सबसे हालिया पहलगाम में आतंकी हमला है, जिसमें 26 निर्दोषों की जान चली गई। पाकिस्तान की कट्टर मानसिकता की निंदा करते हुए यूएनओ के मंच से भारत ने दो टूक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग अलापने से पहले सीमा पार आतंकवाद को खत्म करना होगा। देखा जाए तो पाकिस्तान की कट्टर मानसिकता का रिकॉर्ड जग जाहिर है। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा है कि आतंकवाद के चलते भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने सभी रिश्तों को तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ भारत ने सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में जल संधि पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने यह बताया कि आखिर कब तक सिंधु जल संधि सस्पेंड रहेगी। इस मीटिंग में भारत ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान का अड़ियल रवैया ही इस सिंधु जल संधि के सस्पेंशन को बढ़ाने वाला है या घटा भी सकता है। यानी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता, तब तक भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पूरी तरह से सस्पेंड रहेगी। और भारत की तरफ से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है। दरअसल भारत के इस कॉन्फिडेंस से ये बात साफ झलकती है कि भारत के पास पानी स्टोर करने की पूरी क्षमता है, पूरी व्यवस्था है, जिसके चलते भारत पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी तरसाने के लिए सक्षम है। पीएम मोदी को ये बात पहले से ही पता थी कि एक न एक दिन ये समस्या जरूर आएगी, इसीलिए 2016 से ही इस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अब भारत के दो टूक जवाब से बॉल पाकिस्तान के पाले में है। आतंक समाप्त, पानी उपलब्ध, यानी आतंक आप खत्म कीजिए, हम पानी आपको देना शुरू कर देंगे। यह जवाब उन सबको भी दिया गया जो कह रहे थे कि भारत किस आधार पर और किस प्लानिंग के साथ इतना पानी रोक कर रख रहा है। तो आखिरकार उनको भी जवाब संयुक्त राष्ट्र के मंच से मिल ही गया होगा। और इधर नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। इस बैठक में पीएम ने सभी से कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो संपूर्ण भारत भी विकसित होगा। आपको बता दें, इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ भी शामिल हुए। नीति आयोग के स्टेटमेंट के मुताबिक इस साल बैठक की थीम रही विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। इस बैठक में भारत को 2047 के लिए फोकस किया गया और उसकी तैयारियों को लेकर ही चर्चा हुई। देश को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर जोर दिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो, इस पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश के सामने मौजूद विकास से जुड़ी
तमाम चुनौतियों के बारे में भी बताया। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस तरह से भूमिका निभा सकता है, कैसे वो आधारशिला बन सकता है, ये भी स्पष्ट किया गया। बैठक में उद्यमिता, कौशल और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। अब अगर इस मीटिंग को 3 शब्दों में कहा जाए तो केंद्र सरकार ने डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और स्टेबिलिटी पर जोर देते हुए सेंट्रल स्टेट रिलेशन के आपसी रिश्तों को मजबूत करने की अनोखी पहल की है, जो इसके पहले कभी नहीं हुई, किसी भी सरकार में नहीं हुई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस मीटिंग में सीएम ममता बनर्जी, सिद्धारमैया और केरल के सीएम पी विजयन कहीं दिखाई नहीं दिए। इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल औपचारिकता भी नहीं मिली। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से गायब रही हूं। सिद्धारमैया अपनी मैसूर की यात्रा के चलते बैठक में नहीं पहुंच पाए, ऐसी खबर दी गई। इसके अलावा केरल के सीएम विजयन ने वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल को नामित किया था। अब इस बैठक से एक बात तो साफ हो गई है कि पीएम मोदी के विकसित भारत की नींव में इन तीनों राज्यों के सीएम की कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। तो केंद्र से ये टसल है या फिर इनकी कोई नई रणनीति। इधर बिहार में चुनाव की तैयारियों के बीच एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। वही हाल हो रखा है वक्फ संशोधन बिल का। कई दशकों से फसाद की जड़ बना वक्फ बिल पर लोग अभी तक वक्फ का गम मना रहे हैं। दरअसल मोतिहारी के ईदगाह मैदान में केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल के विरोध में शुक्रवार की रात 9 बजे जिला स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौलाना, उलेमा, सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी ने कहा कि वक्फ की संपत्तियां पूर्वजों की अमानत है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को इस पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। वक्फ की संपत्ति मुस्लिम समाज की सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक जरूरतों के लिए है। हैरानी की बात यह है कि वक्फ बिल के खिलाफ कार्यक्रम रखा गया और हैरानी इस बात की भी है कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद भी रहे। यानी बिहार की राजनीति में अब ये मुद्दा तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और चुनाव में ये मुद्दा जरूर उठेगा, क्योंकि बिहार में 18% लगभग मुस्लिम आबादी है और ये आबादी ज्यादातर आरजेडी समर्थक है। ऐसे में आरजेडी का MY समीकरण भी काफी ज्यादा कारगर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा ने जाति जनगणना का ऐलान करके बिहार में अपनी एक अलग ही छवि बना ली है, जिसके चलते विपक्ष का एक मुद्दा तो कम हुआ है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भाजपा इन 18% आबादी को मनाने में कैसे कामयाब होती है, तब जब बिहार में चुनाव है। तो आज के खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।